हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 का नेम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में हम अतीत के बारे में जानेंगे कि हम अपने अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, और साथ ही हम 6 to 12 तक की सभी बुकों को एक एक करके कवर करेंगे। तो आज चैप्टर 1 को करते हैं। एक नज़र राशिदा के सवाल पर डालते हैं। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। तो इसके लिए हमें अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं पढ़ेंगे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, पूजा पाठ वाले लोग जो हुआ करते थे, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इस तरह भी हम अपने अतीत के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1, नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र 1 को देखते हैं, नर्मदा नदी की घाटी। ये रही हमारी नर्मदा नदी। इसके बारे में पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट मतलब शिकार भी करते थे। जो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे, वे लोग अपने खाने की वस्तुओं को जंगल से ही संग्रह किया करते थे, मतलब इकट्ठा किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये रही हमारी किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया गया। इसी के साथ आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो ये रही और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ये रही। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले चावल की उपज हुई। आगे चलते हैं।
मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। मानचित्र को देखेंगे, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये रही सिंधु नदी और ये रही इसकी सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, काबुल नदी, ये इसकी सारी सहायक नदियाँ हैं। करते हैं इसके बारे में। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। देखते हैं सोन नदी को मानचित्र में। ये रही हमारी गंगा की सोन नदी, यहाँ से आ रही है गंगा, सॉरी ये गंगा नदी। दक्षिण के क्षेत्र में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे राज्यों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इस तरह लोग यात्राएं किया करते थे और कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, शिक्षा सलाह देने के कारण, विजय हासिल करने के कारण इस तरह भी लोग यात्रा किया करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब आते हैं देश के नाम के पॉइंट पर। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस तरह इंडिया का नाम पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक
आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इस तरह हमारे देश का नाम पड़ा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पांडुलिपि है जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल की है, जिस पे पांडुलिपि लिखी जाती थी अतीत में। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। इन्हें हाथ से लिखते हैं, इसीलिए इन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपात्र पर लिखी मिलती हैं। तो हम अपने अतीत के बारे में पांडुलिपियों को पढ़ना और ढूंढना, उनको पढ़कर अतीत के बारे में जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो इस तरह जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो संस्कृत में लिखी जाती थी, और उन पांडुलिपियों में हमारे औषधियों तथा राजाओं के जीवन और धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं का ज्ञान मिलता है। और कुछ पांडुलिपियाँ प्राकृत भाषा में भी लिखी जाती थी, जिसे आम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, ये पत्थर है जिस पे उत्कीर्ण करवाया गया है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो पुराने समय में, अतीत में जो राजा महाराजा हो गए थे, वे अपनी विजयों का लेखा जोखा पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे। लगभग ये 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा शब्दों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइका नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो इस पे लिखी गई है, दो लिपि लिखी गई हैं इसमें, अरामाइका और यूनानी, दो भाषाएं
से लिखा गया है ये। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों अथवा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, पत्थरों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पक्की मिट्टी का एक पात्र जो बना हुआ है, और ये सिक्के हैं। और पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। इसके आगे चलते हैं। पुरातत्वविद जानवरों तथा चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इस तरह भी पुरातत्वविद और इतिहासकार खोज करते थे। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। आगे देखते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह
के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले की सभी तिथियों को ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो चलिए जानते हैं थोड़ा तिथियों के बारे में। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जो एनो डोमिनी जो शब्द है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्यतः हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से है। तो इस तरह हम तिथियों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अयंत्र, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। जैसे कि ये मिस्र की भाषा जिससे पहले लिखा जाता है, जैसे कि एल का मतलब लॉयन का, शेर का चित्र बना दिया, और के का ये हो गया, ए का मतलब ये चिड़िया हो गया। इस तरह से लोग पढ़कर उस समय की लिपियों को ज्ञात करते थे कि क्या लिखा गया है। इसी में आगे पढ़ते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कृष्ट पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यह यहाँ एल अक्षर शेर के लिए तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। जैसा कि हमने अभी पीछे एक चित्र में देखा था,
शब्दों को उपयोगी शब्द देखते हैं। यात्रा, लोगों ने यात्रा की। पांडुलिपियाँ लिखी, अभिलेख लिखे गए। पुरातत्वविद वह थे जो पांडुलिपि तथा वस्तुओं का ज्ञान रखते थे। इतिहासकार का ज्ञान रखते हैं। स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, मतलब जो लिपियाँ उनको पढ़ना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर तथा मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, जो ईसा मसीह की जो जन्म से है। इसी तरह हम ये सुमेल करते हैं। नर्मदा घाटी, आखेटक तथा संग्रहण, मगध लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि। गारो पहाड़ियाँ में सबसे पहले आरंभिक कृषि खेती गई। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर। गंगा घाटी पहला बड़ा राज्य। तो इस तरह से हम इसका सुमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा। तो ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।